Hello friends, in our previous video we have discussed some questions on chapter cell. Today we will continue that and discuss more questions from class 9th NCERT exemplar. Chapter 5, the fundamental unit of life. Starting from question number 1, the question says, which of the following can be made into crystal? तो हमें पता है कि जो बैक्टीरिया होता है, अमीबा होता है और जो स्पर्म होता है वो सारे सेल होते हैं। तो अगर हम उसका क्रिस्टल बनाएंगे तो वो मर जाएगा क्योंकि उसके पास फूड नहीं पहुंचेगा। पर जो वायरस होता है हम उसका क्रिस्टल बना सकते हैं क्योंकि वो पहले से ही नॉन लिविंग होता है, तो उस पर कुछ इफेक्ट नहीं होगा। तो द करेक्ट आंसर इज वायरस। क्वेश्चन नंबर 2, अ सेल विल स्वेल अप इफ। तो अब इसमें हमें बताना है कि हमारा एक सेल है, चाहे वो प्लांट सेल है या एनिमल सेल, वो ऐसे छोटा है, फिर वो स्वेल करके ऐसे बड़ा कैसे कब हो जाएगा? तो वो कंडीशन बतानी है। तो फिर ऑप्शन ए, द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सेल इज हायर देन द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन सराउंडिंग मीडियम। तो ये कह रहा है कि जो बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कम है और जो अंदर है वो ज्यादा है। तो ऐसे तो सेल से बाहर निकलना चाहिए पानी, तो उससे तो वो श्रिंक हो जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन टू, the concentration of water molecules in surrounding medium is higher than water molecules concentration in the cell। अब ये कह रहा है कि जो बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा है सेल के और जो अंदर है वो कम है। तो फिर इसमें डिफरेंस आ जाएगा, तो फिर वाटर अंदर मूव करेगा सेल के, तो फिर सेल एक्सपैंड हो जाएगा। हम उसको कहेंगे कि सेल स्वेल हो गया। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। अब हमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पता है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, डबल स्पिंडल शेप। तो हम एक क्रोमोसोम बनाते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है इसमें हमें पता है, इसमें डीएनए होता है और प्रोटीन होता है। यहाँ पे बीच में प्रोटीन्स होते हैं बीच वाली लेयर पे, और इसी को डीएनए कहते हैं पूरे क्रोमोसोम को। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी, डीएनए एंड प्रोटीन दोनों। क्वेश्चन 4, विच ऑफ दीज ऑप्शंस आर नॉट अ फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। तो हमें पता है कि राइबोसोम्स प्रोकैरियोट में भी होते हैं, यूकैरियोट में भी होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, 70s 80s। तो अब हमें बताना है कि राइबोसोम्स का फंक्शन कौन सा नहीं है। तो पढ़ते हैं सारे ऑप्शंस। फर्स्ट, इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो ये तो सही है कि वो मैन्युफैक्चर करते हैं। ऑप्शन टू, इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम्स। वो थोड़े एंजाइम्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं। इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ हॉर्मोन्स। नहीं, हॉर्मोन्स तो नहीं मैन्युफैक्चर करते राइबोसोम, सिर्फ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और एंजाइम्स करते हैं। तो हॉर्मोन्स भी गलत हो गया और स्टार्च भी गलत हो गया। तो दो ऑप्शन गलत हो गए। अब हमें बताना है कि कौन सा नॉट द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स बताना है हमें। तो फिर हमारा ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 दोनों सही है। तो हम इसमें से देख लेते हैं। ऑप्शन सी है 3 एंड 4। क्वेश्चन 5, विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमें पता है कि न्यूक्लियस से लेके पूरे सेल में सेल मेम्ब्रेन तक एक कनेक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम कहते हैं ईआर। तो उसका हमें बताना है कि उससे रिलेटेड क्या नहीं है, नॉट रिलेटेड। इट बिहेव्स एज ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर प्रोटीन्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये तो सही है। और इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स बिटवीन वेरियस रीजन्स इन साइटोप्लाज्म। ये भी सही है क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, चाहे वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में हो या एक जगह से दूसरी जगह के बीच में हो। तो ये भी सही है। इट कैन बी द साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ईआर तो एनर्जी जनरेट नहीं करता, एनर्जी तो माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करता है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, following are a few definitions of osmosis, read carefully and select the correct definition। अब हमें इसमें से करेक्ट डेफिनेशन बतानी है ऑस्मोसिस की। तो हमें पता है कि ऑस्मोसिस एक स्पेशल प्रोसेस होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए, जब वाटर मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में चले जाते हैं ड्यू टू द डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन।
थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जब वहां पे एक मेम्ब्रेन होती है जिससे सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स पास कर सकते हैं, उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। तो एक एक करके ऑप्शन पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा सही है। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये तो सही है, जो भी हमें पता है वो सारा सही है इसमें। ऑप्शन नंबर बी में मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ये यहीं पे गलत हो गया, क्योंकि ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर मूव करता है। सॉल्वेंट तो कुछ भी हो सकता है, हम CCl2 ले सकते हैं, एसिटिलीन ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं, तो वो सब तो गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में भी दे रखा है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ये भी गलत हो गया है। फोर्थ ऑप्शन में मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, ये तो पूरा ही गलत है। ऑस्मोसिस में तो वाटर मूव करता है, वाटर एक सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट के अंदर सिर्फ वाटर मूव कर सकता है वो, बाकी सारे सॉल्वेंट मूव नहीं कर सकते ऑस्मोसिस में। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए, क्योंकि सिर्फ वाटर ही मूव करता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में प्लाज्मोलाइसिस इन अ प्लांट सेल इज डिफाइंड एज। अब प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? जब प्लांट सेल को हाइपरटोनिक मीडियम में रखते हैं, तो उसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है वो श्रिंक हो जाता है, क्योंकि हाइपरटोनिक मीडियम में हमें पता है कि जो बाहर वाटर का कंटेंट होता है वो कम होता है और प्लांट सेल के अंदर ज्यादा होता है। तो फिर वाटर प्रेशर डिफरेंस की वजह से या कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से अंदर से बाहर चला जाता है, तो फिर अंदर वाटर कम हो जाएगा तो श्रिंक हो जाएगा साइटोप्लाज्म। जब श्रिंक हो जाता है तो उसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए भी देख लेते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो तो गलत है। वो तो एनिमल सेल्स में होता है ब्रेक डाउन हाइपोटोनिक मीडियम में, जब वो बर्स्ट हो जाता है। और ऑप्शन नंबर सी, श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस से तो कोई रिलेशन ही नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर कोई ना चाहता है वाटर या उसके अंदर से निकलता है, वो तो साइटोप्लाज्म से निकलता है। तो ये दोनों ऑप्शन भी गलत हो गए। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। अब हमें इसमें बताना है कि कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन है, क्योंकि कुछ में डबल मेम्ब्रेन भी होती है, किसी में मेम्ब्रेन नहीं भी होती जैसे राइबोसोम। अब सिंगल मेम्ब्रेन वाले कौन से होते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का हमें स्ट्रक्चर पता है कि एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है ऐसे फोल्डेड। तो इसमें दो मेम्ब्रेन होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन वैक्यूल, वैक्यूल में हमें पता है कि सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है, तो ये ऑप्शन सही है। उस मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट। और बाकी सारे ऑप्शन भी देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। ऑप्शन सी, लाइसोसोम। लाइसोसोम में हमें पता है कि उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो उसको सेफ रखने के लिए, जिससे कि वो एकदम से बर्स्ट आउट ना हो जाए अननेसेसरीली, तो फिर उसके अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है। तो फिर ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स तो हमें पता ही है कि जो प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, सबका सेम स्ट्रक्चर होता है। उसमें भी डबल मेम्ब्रेन होती है इस तरह से, ऑरेंज कलर से जैसे मैंने दिखाया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, वैक्यूल, जिसमें सिर्फ एक मेम्ब्रेन होती है, टोनोप्लास्ट। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। फाइंड आउट द फॉल्स सेंटेंसेस। अब हमें इसमें बताना है कि कौन सा फॉल्स है। अब हमें सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, तो एक एक करके पढ़ते हैं। गोल्गी apparatus इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। क्या गोल्गी apparatus से लाइसोसोम्स बनते हैं? हाँ, हमें पता है कि उससे बनते हैं, तो ये तो सही हो गया। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2, न्यूक्लियस, mitochondria and plastid have DNA, hence they are able to make their own structural proteins। तो हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सर्कुलर डीएनए होता है, और सारे प्लास्टिड्स के अंदर भी डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए। तो ये ऑप्शन भी सही हो गया पूरा। ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया इज said to be the powerhouse of the cell as ATP is generated in them। तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है? हाँ होता है, हमें पता है, 8th क्लास में भी हमने पढ़ा है। एज एटीपी इज जनरेटेड इन देम। अब इन्होंने रीजन बताया कि एटीपी उसमें जनरेट होता है, ये भी सही है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी होता है, अडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो हम लास्ट ऑप्शन देखते हैं, साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म।
अब साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म ये अलग अलग टर्म्स होती हैं, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। जो साइटोप्लाज्म होती है वो सिर्फ जो साइटोसोल होता है, जेली लाइक सब्सटेंस, और उसके अंदर के सेल ऑर्गेनेल्स उसको कंप्राइज करता है, पर न्यूक्लियस नहीं होता साइटोप्लाज्म में। तो प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस होता है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है न्यूक्लियस होने और ना होने का। तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा, तो फिर हमें फॉल्स बताना था, तो ये सही हो जाएगा। इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। इस बार हमें करेक्ट सेंटेंस बताना है। तो देखते हैं कि ऑप्शन, एंजाइम पैक्ड इन लाइसोसोम्स आर मेड थ्रू आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो एंजाइम्स लाइसोसोम्स में होते हैं वो आरईआर से बनते हैं। हाँ, आरईआर से बनते हैं वो, तो ये सही है। ऑप्शन 2, आरईआर एंड एसईआर प्रोड्यूस लिपिड एंड प्रोटीन रेस्पेक्टिवली। तो हमने देखा है कि जो आरईआर होते हैं, मैं लिख देता हूँ, जो आरईआर होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, और जो एसईआर होते हैं वो लिपिड सिंथेसाइज करते हैं। और इसमें लिख रखा है कि जो आरईआर है वो लिपिड करते हैं और एसईआर है वो प्रोटीन करते हैं। तो इसका ऑर्डर गलत हो गया है। तो फिर इसमें अगर रेस्पेक्टिवली नहीं लिखा होता फिर ये सही होता, पर इसमें रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, मतलब कि ऑर्डर से लिखा हुआ है इन्होंने, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिलेटेड विद डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तो हमें पता है कि ईआर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है, उससे ओरिजिनेट होती है। पर ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा कि डिस्ट्रक्ट भी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो तो लाइसोसोम के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जब लाइसोसोम बर्स्ट करते हैं तभी डिस्ट्रक्ट होती है। तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। अब इसके लिए हमें न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। हम मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है। अब इसके अंदर एक डेंस रीजन होता है, हमें पता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड तो नहीं कहते उसको, ऑप्शन में दे रखा है कि न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या ये सही है? नहीं, हमें पता है इसको तो न्यूक्लियोलस कहते हैं। और इसके अंदर हमें पता है एक और चीज होती है, यहाँ पे एक कंडेंस फॉर्म में क्रोमेटिन होता है। वो क्रोमेटिन कंडेंस फॉर्म किसकी होती है? क्रोमोसोम्स की। ये भी हमें पता है। तो अब इसने कहा है कि न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। तो क्या न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोइड होता है? नहीं, वो तो बैक्टीरियल सेल के अंदर होता है। जो बैक्टीरियल सेल के अंदर डेंस रीजन होता है, जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। तो अब हम सही ऑप्शन देख लेते हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट एंजाइम्स पैक्ड इन लाइसोसोम्स आर मेड थ्रू आरईआर। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, which cell organelle play a crucial role in detoxifying many poisons and drugs in a cell? So अब जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है वो किससे होता है? हमें पता है कि वो एसईआर से होता है। तो हम ऑप्शन लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी, एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर। तो जो सेल मेम्ब्रेन बनते हैं उसके अंदर प्रोटीन्स और लिपिड्स कैसे बनते हैं? देखो, जो आरईआर होता है उसमें राइबोसोम इंसर्टेड होते हैं, पर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो भी तो होता है ना आरईआर में। तो आरईआर लिपिड्स भी थोड़े बनाता है। मेजरली उसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, बट थोड़े वो लिपिड्स भी बनाता है। तो अब इसमें अगर हमें ऑप्शन में दे रखा होता एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो वो सही आंसर होता, पर इसमें सिर्फ रफ दे रखा है तो वो भी सही आंसर है, क्योंकि थोड़ा लिपिड सिंथेसिस आरईआर में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 13, द अनडिफाइंड, इसमें पूछा है अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स, इसको क्या कहते हैं? तो हमें क्वेश्चन नंबर पहले भी देखा है क्वेश्चन में कि जो एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर एक डेंस रीजन होता है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, बस वो डेंस रीजन होता है जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है सर्कुलर डीएनए की फॉर्म में। तो उस रीजन को क्या कहते हैं?
हमने अभी पहले भी देखा है कि उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, जो वो इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोइड यूकैरियोटिक के अंदर नहीं होता, प्रोकैरियोटिक के अंदर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोइड। क्वेश्चन नंबर 14, द सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर्स फ्रॉम सिंपल शुगर्स। अब हमें बताना कि कॉम्प्लेक्स शुगर्स कहाँ पे बनते हैं। तो ये तो हमें पता है कि गोल्गी apparatus में बनते हैं, क्योंकि उसमें जो सिंपल शुगर्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स शुगर्स में। उनका काम होता है पैकेजिंग करना। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी क्लियर है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15, विच आउट द ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल का काम क्या नहीं है, इसमें बताना है कि क्या नहीं है। तो स्टोरेज, स्टोरेज तो होता है। वैक्यूल का मेजर वर्क स्टोरेज ही होता है, चाहे वो सेल से आपका हो, वाटर हो, मिनरल्स हो, या स्टार्च हो, ग्लूकोज, उसका मेजर फंक्शन स्टोरेज ही होता है। तो ये तो सही है। प्रोवाइडिंग टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। तो हमें पता है कि जब वाटर सेल के अंदर मूव करता है तो वो वैक्यूल के अंदर चला जाता है प्लांट सेल में, तो फिर उसका वैक्यूल एक्सपैंड कर जाता है और वैक्यूल टर्जिट हो जाते हैं, मतलब पूरा सेल टर्जिट हो जाता है, मतलब कि स्वेल हो जाता है। तो ये भी सही है। वेस्ट एक्सक्रीशन, ये भी हमें पता है कि जो अमीबा होता है उसके अंदर वेस्ट एक्सक्रीशन का काम कैसे होता है, वैक्यूल से। हमारी ह्यूमन बॉडी की तरह एक्सक्रीटरी सिस्टम तो नहीं होता यूनिसेलुलर में, तो उसमें वेस्ट एक्सक्रीशन का काम भी कौन करता है, वैक्यूल। ये भी सही है। ऑप्शन डी, लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट। तो मूवमेंट तो नहीं होता वैक्यूल से, वो तो सेल के अंदर होता है। मूवमेंट करने के लिए तो बाहर होना चाहिए उस ऑर्गेनेल को, जैसे कि सीलिया, फ्लैजेला, इन सब से मूवमेंट होता है। तो लोकोमोशन तो गलत हो गया। अब हमें बताना है कि कौन सा फंक्शन नहीं है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकोमोशन। क्वेश्चन नंबर 16, अमीबा acquires its food through a process। अब हमने देखा कि अमीबा कैसे फूड प्रोसेस करते हैं अपने आप में। तो मान लो ये अमीबा है, ये नॉर्मल है। अब यहाँ पे एक फूड सेंस हुआ इसको, इसने, इसको पता चला कि यहाँ पे एक फूड है, तो उसको कैसे एनगल्फ करेगा। तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वो सबसे पहले एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करेगा, जिसको हम कहते हैं सूडोफोडिया। तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाएगी फूड के पास, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सूडोफोडिया। तो ये पहले यहाँ पे हुई, फिर डेवलप करके और आगे बढ़ी, जैसे जैसे अमीबा आगे बढ़ता रहे, तो धीरे धीरे करके पूरे फूड को, फूड पार्टिकल को वो एनगल्फ कर लेगा। तो उसके बाद का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। पूरा जब एनगल्फ कर लेगा उसके बाद हम एक और अमीबा बनाते हैं। अब जो फूड पार्टिकल है वो अमीबा के अंदर आ गया है, और वो फूड पार्टिकल एक वैक्यूल के अंदर है। इस, जब सूडोफोडिया एनगल्फ कर लेता है तो उसके अंदर वो वैक्यूल फॉर्म हो जाता है। तो इस प्रोसेस का नाम पूछा है जो अभी मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है, तो इसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। जब हम अंदर ले रहे होते हैं तो एंडोसाइटोसिस, जब एक्सक्रीशन करता है तो उसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल वॉल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। हमें बताना है कि कौन सा सेल्यूलोज से नहीं बना होता। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो सेल वॉल होती है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्लांट सेल होती है उनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, वो बनी होती है सेल्यूलोज से। फिर हम देखते हैं जो बैक्टीरियल सेल होती है उसकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से, पेप्टिडोग्लाइकन। और जो फंगी सेल वॉल होती है वो बनी होती है चिटिन से। ओके। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें ये क्वेश्चन को आंसर करना है। अब हमें बताना है कि सेल्यूलोज से कौन सी नहीं बनी होती। तो या तो वो बैक्टीरियल सेल होगा या फंगी होगा। अब हम इसमें से देखते हैं।
फर्स्ट ऑप्शन है बैक्टीरिया, सेकंड हाइड्रिला, मैंगो ट्री एंड कैक्टस। सो हमें पता है कि हाइड्रिला, मैंगो ट्री और कैक्टस ये सब तो प्लांट है ही, और बैक्टीरिया उसने डायरेक्ट नाम दे दिया, तो करेक्ट ऑप्शन इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है मेजरली। क्वेश्चन नंबर 18, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज यूज्ड टू स्टडी। तो अब जो हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं सेल को, तो हमें सारे ऑर्गेनेल्स ऐसे विजिबल नहीं होते हैं, हमें उनको स्टेन करना पड़ता है, और हमारा काम एक ही स्टेन से नहीं हो पाता, हमें अलग अलग स्टेन लेने पड़ते हैं अलग अलग ऑर्गेनेल्स ले। जैसे सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं, और भी तरह के स्टेन होते हैं, हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो जो सिल्वर नाइट्रेट स्टेन होता है वो पर्टिकुलरली गोल्गी apparatus के लिए यूज होता है, इसको हमें याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19, organelle other than nucleus containing DNA is। अब हमें बताना है कि डीएनए किस में होता है ऑर्गेनेल में, न्यूक्लियस को छोड़ के। तो हमें पता है कि किस किस में डीएनए होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डीएनए होता है सबसे पहले न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में होता है हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, हेलिक्स, डबल हेलिकल शेप। और सेकंड होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा सर्कुलर डीएनए होता है। और जो हमारे सारे प्लास्टिड्स होते हैं, मे बी इट द क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, सब माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स दोनों में सिंगल सर्कुलर डीएनए होते हैं। तो इन सब में डीएनए होता है, इसके बेसिस पे हमारा आंसर आ गया माइटोकॉन्ड्रिया। सो द करेक्ट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 20, किचन ऑफ द सेल इज। अब हमें बताना कि किचन कौन सा है। अब हम किचन में क्या करते हैं, किचन में हम फूड कुक करते हैं, तो सेल के अंदर फूड कहाँ पे बनता है, हमें पता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है जिससे ग्लूकोज फॉर्म होता है, और ग्लूकोज फूड होता है सेल्स के लिए, क्योंकि ग्लूकोज को हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्वेश्चन 21, लिपिड मॉलिक्यूल्स इन द सेल्स आर सिंथेसाइज्ड बाय। अब लिपिड मॉलिक्यूल्स कैसे सिंथेसाइज होते हैं, हमने ऊपर भी लिखा था कि जो लिपिड होते हैं वो एसईआर से सेक्रीट होते हैं, ज्यादातर सिंथेसाइज होते हैं। इसमें ऑप्शन में आरईआर भी दे रखा है, पर आरईआर में कम होता है, तो फिर ज्यादा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स वाज स्टेटेड बाय। तो ये एक स्टेटमेंट है, दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी दैट वाज गिवन बाय श्लीडन एंड श्वान, botanist and zoologist. So this modification was given by which scientist? The question is this. So हमें पता है कि ये जो है स्टेटमेंट, सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसका मतलब होता है कि जो सारे सेल होते हैं वो पहले से एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी, ये रडोल्फ वर्चो ने दी थी। तो इसमें से ऑप्शन में है वर्चो, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। रॉबर्ट हुक ने तो सबसे पहले सेल ऑब्जर्व करा था 1665 में। श्लीडन ने स्वैन के साथ एक साथ सेल थ्योरी दी थी। श्लीडन ने एनिमल्स के लिए दी थी और स्वैन ने प्लांट्स के लिए दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय। अब इसने हमें अभी बताया कि सेल थ्योरी किसने दी थी, श्लीडन एंड स्वैन, तो ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24, द ओनली सेल ऑर्गेनल सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल। अब हमारे पास एक प्रोकैरियोटिक सेल है, उसके अंदर कौन सा ऑर्गेनल होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। राइबोसोम्स, हाँ होते हैं राइबोसोम्स, उसके अंदर प्रिमिटिव टाइप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं 70s राइबोसोम्स। और ऐसे स्वेडबर्ग्स यूनिट, वो हम पढ़ेंगे। तो प्लास्टिड्स ये भी नहीं होते, लाइसोसोम्स ये भी नहीं होते, तो सिर्फ होता है राइबोसोम्स। और एक डेंस रीजन होता है न्यूक्लियोइड, वो सेल ऑर्गेनल में काउंट नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 24 में सिर्फ ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 25, ऑर्गेनेल विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन इज। अब सेल मेम्ब्रेन किस में नहीं होती है, किस में एक भी लेयर नहीं होती सेल मेम्ब्रेन की, वो हमें बताना है। तो उसका आंसर है राइबोसोम। राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता, क्योंकि हमें पता है राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में भी नहीं होता,
प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल पे कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता, तो राइबोसोम इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। तो हमारा आंसर हो गया राइबोसोम। 26th क्वेश्चन, it is asking that 1 micrometer is, this symbol is pronounced as micro and it is called mu. It is something like u. So 1 micrometer equal to what in meters? So we have to learn this information, that 1 micrometer is 10 to the power minus 6 meter, 1 nanometer is 10 to the power minus 9 meter. Okay, so this is a factual information, we have to learn this. Question number 27, lysosome arises from. Now we have to tell, अब हमें बताना है कि लाइसोसोम कहाँ से आते हैं। तो हमने पहले भी एक क्वेश्चन में देखा है कि लाइसोसोम गोल्गी apparatus से बनते हैं। जो गोल्गी apparatus से वेसिकल्स बनते हैं वो लाइसोसोम होते हैं, थोड़े जो वेसिकल्स होते हैं, और जो बाकी वेसिकल्स होते हैं वो पैकेज्ड मटेरियल्स होते हैं टू ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट प्लेसेस इनसाइड और आउटसाइड द सेल। ओके, so now question number 28, living cells were discovered by. अब लिविंग सेल्स किसने डिस्कवर करे थे? रॉबर्ट हुक ने तो डेड सेल्स डिस्कवर करे थे, जो कॉर्क सेल्स थे। अब इसने पूछा कि लिविंग सेल्स कौन से थे, तो हमें पता है कि एंटोन वैन लीeuwenhoek ने और एवी लीeuwenhoek डिस्कवर्ड द लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर। उन्होंने पॉन्ड वाटर के अंदर कुछ एनिमल सेल्स डिस्कवर करे थे जो लिविंग थे, माइक्रोस्कोप के अंदर रख के। तो ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, सिलेक्ट द ऑड वन आउट। अब हमें बताना है कि इसमें से ऑड कौन सा है। या तो वो सही होगा सारे, या तो 3 सही होंगे 1 गलत होगा, या 3 गलत होंगे 1 सही होगा। तो हम देखते हैं, द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिसॉल्व्ड इन इट। तो अब हमें पता है कि अगर हम सॉल्ट 1 लीटर पानी में 20 ग्राम डिसॉल्व करेंगे, और सेकंड कंटेनर में 1 लीटर पानी में 50 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व करेंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी? वाटर की। वाटर तो दोनों में इक्वल है, पर कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी? 20 ग्राम वाले में। तो फिर उससे तो इफेक्ट होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन से ही तो डिपेंड करता है कि वाटर कहाँ मूव कर रहा है। तो ये तो ऑप्शन सही हो गया। ऑप्शन बी, membranes are made up of organic molecules like proteins and lipids। तो प्रोटीन्स एंड लिपिड से तो बनी होती है, हमें पता है। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वही बाइलिपिड लेयर होती है विद some proteins embedded in it, integral proteins and the peripheral proteins also. So this is also correct. Option number C, molecules soluble in organic solvents। ऑर्गेनिक का मतलब जो नेचुरल होते हैं, जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, सॉल्वेंट्स होते हैं, कैन इजीली पास थ्रू द मेम्ब्रेन। तो क्या ये सही है? हाँ, ये भी सही है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होंगे वो आराम से पास कर जाएंगे सॉल्वेंट के साथ। ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स कंटेन चिटिन शुगर इन प्लांट्स। हमने देखा था कि चिटिन शुगर कहाँ, कौन सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है? फंगई की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि प्लांट सेल मेम्ब्रेन तो, जो प्लांट सेल वॉल होती है और सेल मेम्ब्रेन होती है, वो तो सेल्यूलोज से बनी होती है, और कुछ लिपिड से होती है, कुछ प्रोटीन से होती है। चिटिन शुगर तो प्लांट में होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो अब इसमें ऑड वन कौन सा है? 3 सही है और 1 गलत है, तो यही वाला ऑड वन आउट हो जाएगा। So now let's move to the question 30. Why are lysosomes known as suicide bags of the cell? So we know that the lysosomes contain digestive enzymes, and the lysosome bursts when the cell matures and dies. So if a cell is malfunctioning, then also the lysosomes burst. So the digestive enzymes that are present in the lysosomes come out of the lysosome, and then it digests the whole cell. So it basically dies itself. So that's why they are known as the suicidal bags of the cell. Question 31. Do you agree that a cell is a building unit of an organism? If yes, explain why. So here I have written that first cell comes, then the group of cell forms tissue, then organ system and organism. So this is the order of the hierarchy in the living organism. So in this,
The cell is at the primitive level or the basic level. For example, in a building, it is made up of bricks. So similarly, in an organism, the basic or the smallest unit of life that can exist is cell. That's why it is also known as the structural and functional unit of life. So let's move to the question 32. Why does the skin of your finger shrink when you wash clothes for a long time? So we know that when we wash clothes, we use detergents and soaps. So the concentration of water inside our finger becomes more than the concentration of water outside. So the water moves outside our fingers and thereby our fingers shrink. So we can simply write the reason due to osmosis. And why is osmosis? Due to the concentration difference of water. Question 33. Why is endocytosis found in animals only? So we know that in plant cell there is a cell wall which is a dead layer and it is a rigid layer. So in animals pseudopodia can form because the cell membrane do not have a fixed shape, but due to fixed shape in plant cells the pseudopodia cannot be formed and thereby endocytosis cannot occur. Moving to question 34. A person takes concentrated solution of salt. After some time, he starts vomiting. What is the phenomena responsible for such situation? Explain. So here is a case. जब हम बहुत सारा नमक वाला पानी पी लेते हैं तो मान लो ये हमारा स्टमक है, जे शेप का हमारा स्टमक होता है। तो इस स्टमक में हमने बहुत सारा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट वाला पानी पी लिया, तो हमारे स्टमक के अंदर क्या होगा? स्टमक के अंदर तो वाटर मॉलिक्यूल्स सेम रहते हैं पहले जितने। फिर जब हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन पी लेते हैं तो स्टमक की जो इनर सरफेस है उसके बाहर का जो मीडियम होता है उसमें कम वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो फिर यहाँ पे एक प्रेशर डिफरेंस आ जाता है कॉन्सेंट्रेशन का। तो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, तो फिर जो हमारा स्टमक होता है वो श्रिंक हो जाता है। तो हमारा स्टमक श्रिंक होके कुछ ऐसा हो जाएगा। तो फिर जब जो कंटेंट होगा हमारे स्टमक का वो सारा ईसोफेगस से बाहर निकल जाता है, तो फिर इसलिए हमें वॉमिटिंग होती है। तो हम सिंपल रीजन लिख सकते हैं, ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस in the cells of stomach and the medium there is the osmosis, the water moves outside the stomach cells and therefore it shrinks and the therefore we vomit due to contraction of our stomach. हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 35. नेम एनी सेल ऑर्गेनल विच इज नॉन मेम्ब्रेनस. अब हमें पता है कि राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनल होता है जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, इट हैज नो प्रोटेक्शन, नो कवरिंग, सो द आंसर इज राइबोसोम. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36. We eat food composed of all the nutrients like carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, and water. After digestion, these are absorbed in the form of glucose, amino acid, fatty acids, glycerol, etc. तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा फूड होता है वो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल इन सब की फॉर्म में डाइजेस्ट होकर आ जाता है. तो वो एब्जॉर्ब कैसे होता है? डाइजेस्टेड फूड तो सिंपल डिफ्यूजन से आ जाता है और वाटर ऑस्मोसिस से. ऑस्मोसिस सिर्फ वाटर के लिए होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डाइजेस्टेड फूड के नीचे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे डिफ्यूजन, और वाटर के नीचे लिख देता हूँ मैं ऑस्मोसिस. Okay, so moving to question 37. If you are provided with some vegetables to cook, you generally add salt into the vegetables during cooking process. After adding salt, vegetables release water. What mechanism is responsible for this? So it is said in the question कि अगर हम जब सब्जी बनाते हैं तो हम पानी डालते हैं और पानी के अंदर नमक डालते हैं. तो ऐसा क्यों करते हैं?
तो जब हम ऐसा करते हैं तो वेजिटेबल्स के अंदर से पानी रिलीज हो जाता है। तो हम इसको समझते हैं, जैसे ये हम ले लेते हैं कि ये वेजिटेबल्स के सेल की बाउंड्री है, इनके अंदर वाटर है, सफिशिएंट वाटर है, और जो बाहर है उसमें हमने नमक डाल दिया, तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे वाटर मोर कॉन्सेंट्रेशन टू लेस कॉन्सेंट्रेशन मूव करेगा, तो सेल के अंदर से रिलीज हो जाएगा वाटर। तो पर यहाँ पे तो सेल वॉल है, तो सेल वॉल की वजह से वेजिटेबल श्रिंक नहीं करेगी, पर वाटर तो मूव कर सकता है, क्योंकि जो सेल वॉल होती है वो कम्प्लीटली परमेएबल होती है, तो वाटर मूव कर जाता है बाहर, पर जो सेल्स होते हैं वो श्रिंक नहीं करते। तो इसका यही रीजन है। क्वेश्चन 38, इफ सेल्स ऑफ अ Question 38. If cells of an onion peel and RBC are separately kept in hypotonic solution, what among the following will take place? Explain the reason for your answer. So अब हम देखते हैं कि एक अनियन पील सेल है, मतलब एक प्लांट सेल जिसके अंदर दो मेम्ब्रेन है, एक यहाँ पे सेल वॉल की मेम्ब्रेन है, एक सेल मेम्ब्रेन है, और एक दूसरा आरबीसी है जिसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है। तो फिर प्लांट सेल में दो हैं और एनिमल सेल में एक। तो फिर अब हमने इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। हाइपोटोनिक मतलब कि जो सेल वॉल के बाहर होगा वो वाटर का कंटेंट ज़्यादा होगा, और जो सेल के अंदर होगा वो वाटर का कंटेंट कम होगा, दोनों में केसेस में। यहाँ पे आरबीसी के में भी दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया है। तो अब क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है, तो फिर वाटर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करता है, तो बाहर से वाटर अंदर आ जाएगा दोनों केसेस में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो प्लांट सेल में दो मेम्ब्रेन होती है, एक सेल वॉल एक सेल मेम्ब्रेन, तो फिर यहाँ पे वाटर आ जाएगा, तो ये सिर्फ स्वेल करेगा। पर जो हमारा आरबीसी है वो हमारा स्वेल इतना ज़्यादा कर जाएगा कि वो बर्स्ट करके ओपन हो जाता है। तो फिर जब वो बर्स्ट होके ओपन हो जाएगा तो फिर उसी के अनुसार हम आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को। तो फिर हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, बोथ द सेल्स विल स्वेल। ये तो हो गई, शुरू में इनिशियली तो स्वेल करेगा, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन, आरबीसी विल बर्स्ट इजीली व्हाइल सेल्स ऑफ अनियन पील विल रेजिस्ट द बर्स्टिंग टू सम एक्सटेंट। ये भी सही है, हमने देखा कि आरबीसी तो बर्स्ट कर जाएगा, पर जो अनियन पील के सेल है उसमें सेल वॉल होती है, सो वो बर्स्ट नहीं करेंगे। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। Question number 39. Bacteria do not have chloroplast, but some bacteria are photoautotropic in nature and perform photosynthesis. Which part of bacterial cell performs this? So in this question, we have to tell that what part or what organelle in the bacteria performs photosynthesis, or they make their own food in the presence of sunlight. So the answer to this question will be the organelles in the foldings of plasma membrane, that the organelles present there. Now moving on to the question number 40, we have to match the following A and B. So first is SCR. So SCR function is to detoxification. So the A will be matched with 4, option number 4. Now I will take different color for second option. Second is lysosome. Lysosome is also called as the suicidal bag. So here lysosome will be matched with suicidal bag. Option B with 5. Third is nucleoid. So here nucleoid, it is present in the bacterial cell, the dense region where the genetic material is stored. So it will be matched with bacteria. So option C with bacteria. Next is food vacuoles. So the food vacuoles that are present in amoeba that helps in endocytosis, that are found when the pseudophodia surrounds the food.
So option D is matched with 1. Then is chromatin material and nucleolus. So the chromatin material and the nucleolus is both of them are found in the nucleus. So E will match with 2. So hence the answers will be, I will write it down something here. A will match with 4. B with match with 5. C will match with 3. D will match with 1 and E will match with 2. So now let's move to the 41st question. Write the name of different plant parts in which chromoplast, chloroplast and leucoplast are present. So we know that the chromoplasts are present in the fruits and the different types of parts where like fruits and vegetables. The chloroplasts are found in the leaves and the leucoplasts are found mainly in the roots where the storage is done. So the answer will be chromoplast, fruits and vegetables, chloroplasts, leaves and leucoplasts, roots. Moving to the next question. We have to tell the name of the organelle which show the analogy or the function below. So first, transporting channels of the cell. So we know that the transportation is done through the ER. So I will write endoplasmic reticulum ER. Part B, powerhouse of the cell. The powerhouse of the cell is mitochondria. So I will write mitochondria. Then the packaging and dispatching unit of the cell. It is the Golgi apparatus. Option D, digestive bag of the cell. It is the lysosomes. The storage sacs of the cell, they are vacuole. The kitchen of the cell is chloroplast. And the control room of the cell is nucleus. So these are the answers of question number 42. Moving to the next question, question 43. We have to tell how is a bacterial cell different from an onion peel cell. So we know that onion peel cell is a eukaryotic cell because it is a plant cell, and the bacterial cell is a prokaryotic cell because it is bacteria. So it differs in membrane bound organelles, well defined nucleus because bacteria have the nucleoid and the plant cells or eukaryotes have a well defined nucleus. So these differs in this type. Question number 44. We have to tell how do substances like CO2 and water move in and out of the cell. So the carbon dioxide is moved by the process of diffusion. All the gases move by diffusion and the water moves by osmosis. So this is the answer. Now moving to question number 45, that how does amoeba obtain its food? I have told before also that the process is endocytosis and I have explained it also. So we can write that the amoeba obtains its food through the process of endocytosis in which it releases finger-like projections called the pseudophodia and it makes a vacuole around the food and then it digests it by releasing digestive enzymes. So this will be the answer. Question 46. We have to name two organelles in plant cell that contain their own genetic material and ribosomes. So here the catch is that we have to tell the organelle which contains ribosomes.
because the three organelles that contain their own genetic material will be mitochondria, plastids and nucleus, but the nucleus do not contain ribosomes, so the only two organelles are plastids and mitochondria. Okay, so question 47. Why are lysosomes also called as scavengers of the cell? The scavengers are the organism that eat upon the dead organism. So lysosomes are all called the scavengers of the cells or inside the cell because the lysosomes have digestive enzymes which digest the dead organelles or malfunctioning organelles. So that's why they are called the scavengers of the cell. Question 48. Which cell organelle controls most of the activities of the cell? So it is the nucleus. The nucleus controls all the activities in the cell. That's why it is the control center of the cell. Moving to question number 49. We have to tell that which kind of plastid is more common in roots of the plants. We know that in the roots of the plant, the most common is leucoplast. And in the leaves of the plant, the most common will be chromoplast. And in the flowers and fruits where the pigments are present, there will be chromoplast. So in the roots, we have leucoplast for storage. In the leaves, we have chloroplast for the photosynthesis. And in flowers and fruits, we have chromoplast to give color. Next question. Why do plant cells possess large-sized vacuoles? So in the plants, there are large-sized vacuoles for different functions. For example, turgidity, rigidity, and for the storage of cell sap. Because the plant cells are basically storing the cell sap and the starch, glucose, etc. So they have large-sized vacuoles. Question number 51. How are chromatin, chromatid and chromosomes related to each other? So for this question, we have to take the diagram of the chromatin, chromatid and chromosomes. So first I will show you the diagram of chromatin. Chromatin is this condensed form of strings that are found in the nucleus lying in the nucleoplasm. So these are the genetic material. This is the condensed form of chromosomes. So during the stage of replication or division, these chromatin is converted into chromosomes. The chromosomes have this structure. There are 23 chromosomes in a human body, 23 pair of chromosomes. So I will not draw all 23. I have drawn just 4 for example. And what are chromatids? Chromatids are this half portion of chromosome is called chromatid. So that is how chromatid, chromosomes and chromatin is related. The chromatin is the condensed material in the form of strings. The chromatid is the lobe like dumbbell like lobe of the chromosome, and chromosome is the whole structure. And we have 23 pairs of chromosome for human cells. Question number 52. What are the consequences of the following conditions? So we have three cases and we have to tell the consequences of these. Option number 1. A cell containing higher water concentration than the surrounding medium. So if the cell will have higher water concentration than the surrounding medium, then there will be a concentration difference, and the water moves from higher concentration to lower concentration. So the water will move out of the cell. So here the cell will shrink. In the second part, a cell having lower water concentration than the surrounding medium.
So the inside the cell there is low concentration, and the outside the cell there will be obviously high concentration. So here the cell will burst if it is animal cell, and it if it is not an animal cell, then it will swell if it is a plant cell and it has cell wall protection. Next question: a cell having equal water concentration to its surrounding medium. So if the cell will have equal water concentration, then the cell will be in good form and it will remain same. So basically there will be no difference of water concentration, or there will be no concentration difference. So the amount of water entering the cell will be equal to the amount of water exiting the cell. So the cell will remain same. The amount of content of water in the cell will remain same. So these were the short answer questions and the MCQ of class 9th NCERT exemplar. If you liked my video, please like and subscribe. Thank you.